हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर डिफेंस गाइड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो आज की हमारी क्लास है वो ज्योग्राफी की है। ठीक, तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो वो वर्ड कौन कौन से हैं? पहला तो है जियो और दूसरा क्या है? ग्रेफोस। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जो जियो है, जियो का जो मीनिंग होता है उसका मतलब क्या होता है? अर्थ। और जो ग्रेफोस होता है, ग्रेफोस का मीनिंग क्या होता है? टू स्टडी। अगर हम दोनों को मिला दें तो उससे क्या बनता है? जियोग्राफी। और जो जियोग्राफी का मीनिंग हो जाएगा स्टडी अबाउट अर्थ। मतलब अर्थ के बारे में स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कि जो जियोग्राफी है इसको किसी ने तो अडॉप्ट किया होगा, इस वर्ड को किसी ने तो अडॉप्ट किया होगा। जिसने अडॉप्ट किया होगा उसका नाम क्या है? आइए हम ये देखते हैं। तो ज्योग्राफी वर्ड को जिसने अडॉप्ट किया उसका नाम क्या है? इरेटोस्थनीस। क्या नाम है? इरेटोस्थनीस। ठीक, इसको हम फादर ऑफ जियोडेसी और फाउंडर ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं। और इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो अर्थ का मेजरमेंट है, जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है वो कितना है। तो इनको फादर ऑफ जियोडेसी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब किया था। और जो जिस बुक में इन्होंने सब डिस्क्राइब किया था उस बुक का नाम क्या है? ज्योग्राफिया। तो आइए हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि इन्होंने जो ज्योग्राफी वर्ड है उसको अडॉप्ट किया था। और इन्होंने जो अर्थ का टिल्टेशन है जो कि 23.5 डिग्री ईस्ट है, इन्होंने ही उसको कैलकुलेट किया था। और जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है उसको भी इन्होंने ही कैलकुलेट किया था। तो जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है वो इक्वेटर पे कितना है? वो इक्वेटर पे 40075, ठीक, km। और जो पोलार है, पोलर पे कितना है? पोल पे कितना है? पोल पे है 40007 किलोमीटर हमारा पोल पे है। ठीक, सरकमफ्रेंस। और जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे हमारा इतना सरकमफ्रेंस है। ठीक, अगर अब बात करते हैं कि बहुत सारे जो टीचर हैं जो बताते हैं कि जो हमारे इरेटोस्थनीस हैं वही फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक, ये क्या है? ये फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी हैं और ये फादर ऑफ जियोडेसी हैं। जो कि जियोडेसी क्या होता है? जो एक कैलकुलेशन होता है, जो कि हाँ, इन्होंने कैलकुलेशन किया था अर्थ के सरकमफ्रेंस का और अर्थ के टिल्टेशन का कि अर्थ कितना टिल्ट है अपने एक्सिस पे। उसी के लिए इनको फादर ऑफ जियोडेसी के नाम से जाना जाता है, ना कि फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से। ठीक, और इन्होंने जिस बुक में ये सब डिस्क्राइब किया था उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था जियोग्राफिया। तो दोस्तों, अभी तो हमने देखा फाउंडर ऑफ जियोग्राफी। अब हम ये देखेंगे कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, अगर ये फादर ऑफ जियोग्राफी नहीं है तो। जो फादर ऑफ जियोग्राफी है दोस्तों, उनका नाम है हिकेटस। उनका नाम क्या है? हिकेटस। उन्होंने अपने बुक में ज्योग्राफी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। और उनके जो बुक का नाम था क्या था? गेस पीरियड। उनके बुक का नाम क्या था? गेस पीरियड। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सब नॉर्मल से चीजें पढ़ा रहा हूं, ये सब एग्जाम में आएंगे। दोस्तों ऐसा बात नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं हर टॉपिक के बाद, हर एक सब टॉपिक के बाद उससे जो क्वेश्चन रिलेटेड आए हुए हैं मैं उसको आपके सामने दिखाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो दोस्तों देखिए, लीजिए, नाम लेते ही आपके सामने क्वेश्चंस भी हाजिर हो गया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एनडीए 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ? पहला ऐसा आदमी कौन है जिसने अर्थ के सरकमफ्रेंस को मेजर किया? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपके आपके सामने बताया कि जो इरेटोस्थनीस हैं उन्होंने ही इसे बताया था, उन्होंने ही अर्थ के सरकमफ्रेंस को मेजर किया था। और इनको क्या, जो इरेटोस्थनीस हैं इनको क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ जियोग्राफी। क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ जियोग्राफी। और क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फादर ऑफ जियोडेसी।
इनको फादर ऑफ जियोडेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अर्थ के टिल्टेशन और अर्थ के सरकमफ्रेंस को मेजर किया था, ठीक। और बात करते जो हिकेटस हैं, ये कौन है? ये है फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो हाँ, अब देखिए आपके सामने क्या है फादर ऑफ जियोग्राफी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फादर ऑफ जियोग्राफी है वो कौन है? हिकेटस। कौन है? उनका नाम क्या है? हिकेटस। और जो ये हैं, इन्होंने अपना एक बुक लिखा था, उसका नाम था क्या? गैस पीरियड्स, जिसका मतलब था कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो इन्होंने अर्थ के बारे में जितनी भी जानकारी थी उस बुक के अंदर लिखी थी। तो दोस्तों आपके सामने मैंने इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन देखिए जैसे दोस्तों एक और चीज बताना था। जैसे देखिए बहुत सारे बुक होता है, जैसे कि हर बुक का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो ऐसे ही एक बुक था, उसका नाम जियोग्राफी था। उस जियोग्राफी बुक को किसने लिखा? अगर बात की जाए तो उसको किसने लिखा था? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो ने क्या लिखा था? जियोग्राफी नाम के बुक को लिखा था। और जो इरेटोस्थनीज थे वो जियोग्राफिया नाम के बुक को लिखा था। और जो ये हिकेटस हैं ये गेस पीरियड्स बुक के नाम को लिखे थे, ठीक। तो जो और बात करते हैं, अगर ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए उसमें मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर देखेंगे कि जो मैप है, मैप को किसने बनाया। सबसे पहले जो मैप को बनाया उनका नाम है एनेक्सीमेंडर। क्या नाम है उनका? एनेक्सीमेंडर, ठीक। इन्होंने सबसे पहले मैप को बनाया था, इसीलिए इनको फर्स्ट कार्टोग्राफर भी कहा जाता है, ठीक। और बात की जाए जो सबसे पहले इंडिया के मैप को जिन्होंने बनाया था उनका नाम क्या है? एन विलाई। उनका नाम क्या है? एन विलाई उनका नाम था। उन्होंने इंडिया के मैप को सबसे पहले बनाया था, ठीक। तो इसका स्पेलिंग क्या होगा? एन विलाई, ठीक। अगर बात करेंगे इंडिया का जो मैप था उसे वर्ल्ड मैप के अंदर प्रेजेंट किसने किया था? तो वो थे टॉलमी। उनका नाम क्या था? टॉलमी। अब देखिए जो एनेक्सीमेंडर थे इन्होंने क्या किया? मैप को बनाया। और जो एनवलाई थे, एनवली ने क्या किया कि इंडिया के मैप को बनाया। और जो टॉलमी थे इन्होंने प्रेजेंट किया इंडिया के मैप को वर्ल्ड के मैप पे, ठीक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो मैं ये सब डिस्क्राइब कर रहा हूं तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं आगे लिखा लिखाया भी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगली स्लाइड में। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि जो फर्स्ट टाइम जो ड्रॉ किए थे मैप को उनका नाम क्या था? एनेक्सीमेंडर। और इनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कार्टोग्राफर। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मैप को ड्रॉ किया था, ठीक। अगर बात करेंगे कि जो जियोग्राफी बुक है, जियोग्राफी नाम की बुक है, उसको किसने लिखा था? तो उनका नाम क्या था? स्ट्रैबो, ठीक। अगर बात करेंगे कि जो इंडिया का मैप है उसको किसने बनाया था? उनका नाम क्या है? एन विली। अगर बात करेंगे कि जो टॉलमी थे उन्होंने क्या किया था कि इंडिया के मैप को सबसे पहले वर्ल्ड मैप में प्रेजेंट किया था। तो दोस्तों इतना तो हमने देख लिया, तो एक बार हम ये देख लेते हैं हमारा जो वर्ल्ड मैप का जो साचा है तो उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे एशिया है। एशिया के नॉर्थ में क्या है? सॉरी, एशिया के साउथ में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। उसके नीचे सबसे नीचे क्या है? अंटार्कटिका है। अगर उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है अफ्रीका। उसके ऊपर क्या है? यूरोप। इसके साइड में क्या है? नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे क्या है? साउथ अमेरिका, ठीक। तो दोस्तों अब ये देखिए कि जो इंडिया था, इंडिया कहां पर है? इंडिया एशिया के नीचे वाले पार्ट में है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट किया था वो टॉलमी ने किया था, ठीक। दोस्तों
अब आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड पर हम ये देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है उसका क्लासिफिकेशन किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से होता है। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तीसरा है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें हम सारे अर्थ के फिजिकल चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्थ है कैसे बना, अर्थ पे पानी कहाँ से आया, अर्थ पर कितना पानी है, अर्थ का क्लाइमेट कैसा है, सारे चीजों को हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर समझेंगे। अगर हम उस फिजिकल ज्योग्राफी को वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कहेंगे। अगर हम उसी फिजिकल ज्योग्राफी के चीजों को हम इंडियन ज्योग्राफी से जोड़ेंगे तो उसे हम इंडियन ज्योग्राफी में ऐड करेंगे। ठीक, तो अब चलते हैं अगले स्लाइड में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की, तो फिजिकल ज्योग्राफी का नाम लेते ही सबसे पहले यूनिवर्स का चेहरा यूनिवर्स आपके सामने आता होगा। ठीक, तो अब ये देखिए कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को ग्रीक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, कॉस्मो। यूनिवर्स को हम ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कॉस्मो कहते हैं। ठीक, और अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में इसे कॉस्मो कहते हैं तो हम अगर इसके स्टडी को क्या कहेंगे, कॉस्मोलॉजी। और जो फादर ऑफ यूनिवर्स हैं उनका नाम है क्या, आचार्य कपिल। ठीक, उनका नाम क्या है, आचार्य कपिल। और जो दोस्तों जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ था, यूनिवर्स जो फॉर्म हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स एगो में फॉर्म हुआ था। बहुत सारी बुक में 13.7 दिया हुआ है और बहुत सारी बुक में 13.6 दिया हुआ है। ठीक, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले स्लाइड में। तो हाँ, अगले स्लाइड में चलने से पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन है किस थ्योरी के द्वारा बताया जाता है, कि ये किस थ्योरी जो है, कौन सा मोस्ट सुटेबल या मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी है जो कि डिस्क्राइब करता है कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ था। तो उसका नाम क्या है, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है, बिग बैंग थ्योरी। इसको दिया किसने था, इसको देने वाले का नाम था जॉर्ज लेमेट्री, जो कि मैथमेटिशियन थे, जो कि एस्ट्रोनॉमर थे, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे और एक प्रिस्ट भी थे। आजकल दोस्तों हम लोग एक एनडीए का एग्जाम निकालने के लिए थक जाते हैं, उसमें हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो जॉर्ज लेमेट्रे साहब थे, उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां लेके बैठी थी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे डिग्रियां अपने नाम किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, नोट में देखिए, आप नोट में जरूर इस चीज को लिख लीजिएगा कि जो मोस्ट पॉपुलर एंड सुटेबल रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, मतलब यूनिवर्स के जो ओरिजिन है उसके रिगार्डिंग अगर बात की जाए, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी है उसका नाम क्या है, बिग बैंग थ्योरी। ऐसे दोस्तों बहुत सारी थ्योरीज है जो कि दी गई, लेकिन मैं आपको वो सारी थ्योरीज नहीं कराऊंगा क्योंकि वो सारी थ्योरी के बारे में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट सुटेबल है, वो है बिग बैंग थ्योरी। और हाँ, इसको किसने फॉर्मलाइज किया था, इसको फॉर्मलाइज करने वाले बेल्जियम के कैथोलिक प्रिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स जॉर्ज लेमेट्रे साहब थे, जो कि 1931 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी। और इन्होंने एक हेल्प लिया था, इन्होंने एक एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट से उन्होंने उनका हेल्प लिया था। किसका नाम हेल्प लिया था, एडविन हबल साहब का। इन्होंने 1920 में अपना एक थ्योरी दिया था जिसमें इन्होंने बताया था कि जो गैलेक्सी है हमारी वो एक्सपेंड हो रही है समय के साथ, और एक समय के बाद एक्सपेंड होने के बाद अपने मैक्सिमम जो वॉल्यूम है उसके उस तक पहुंचने के बाद वो रुक जाएगा, उसके बाद वो कंट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक, तो दोस्तों इन्होंने जब अपना ये थ्योरी दिया तो उसी के हेल्प लेके जो जॉर्ज लेमेट्रे साहब थे उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया कि एक टाइनी स्मॉल प्राइमोर्डियल एटम था जो कि हाईएस्ट डेंसिटी और मैक्सिमम टेम्परेचर होने के कारण जो कि एक्सप्लोड हो गया, और उसके एक्सप्लोड होने के कारण सारी चीजें बनी, या तो वो स्टार हो, या तो वो प्लेनेट हो, या तो वो नेबुला हो, जिसे हम क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड में।
तो दोस्तों वो हमारे सामने बिग बैंग थ्योरी आ गया। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो 13.7 बिलियंस ईयर्स एगो बना था। इसमें जो टाइनी बॉल था वो एक्सप्लोड हुआ था। और दोस्तों ये अब प्री में जो हमारे यूपीएससी का प्री होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। जब ये टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुआ था तो उसके बाद सबसे पहला एटम कब बना? तो जो इसका पहला एटम था वो आफ्टर 3 मिनट बाद फर्स्ट एटम बना। और बात की जाए फर्स्ट स्टार एटम की, अगर बात की जाए फर्स्ट स्टार एटम की, तो माना जाता है कि 100 to 150 मिलियंस ईयर के बाद बना था। जो पहला स्टार एटम था एक्सप्लोड होने के बाद 100 से 150 मिलियंस के बाद बना था। ठीक दोस्तों, अब आइए चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा होल यूनिवर्स था वो एक सिंगल प्राइमोर्डियल एटम के द्वारा ओरिजिनेट हुआ था थ्रू एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन के बाद। ठीक, और बात करते हैं जो टाइनी बॉल था वो 13.6 बिलियन ईयर्स एगो एक्सप्लोड हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारी बुकों में 13.7 ईयर्स बिलियन ईयर लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में 13.6 लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम आसपास मान लेंगे 13.6 या 13.7। और जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि जो फर्स्ट एटम है विथ इन 3 मिनट के अंदर फॉर्म हो गया था। और हाँ, विथिन 3 लाख ईयर आफ्टर एक्सप्लोड जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप्ड होके 4500 केल्विन तक पहुंच गया। और उसके बाद क्या हुआ? कंडेंसेशन टुक प्लेस हुआ, मतलब कंडेंसेशन हुआ। उसी कंडेंसेशन से स्टार, प्लेनेट, नेबुला, क्लाउड, डस्ट वगैरह फॉर्म हुए। ठीक, अब बात, आप बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कंडेंसेशन क्या होता है। जो कंडेंसेशन होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों के घर खाना बनता होगा, तो जैसे आप लोगों की जो मम्मी होंगी कि उस जो कढ़ाई होगा या जो कुकर होगा उसको ढकती होंगी जिस बर्तन से, उस बर्तन पर वाटर वेपर्स लग जाते होंगे। अगर आप जब उसको हटाते होंगे, जब साइड में रखते होंगे, तो जो वो वाटर वेपर गैस के फॉर्म में रहता है वो ठंडा होके पानी के रूप में होके गिरने लगता है, वो टपकने लगता है। उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जैसे अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ शेयर करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मेरा चैनल बहुत न्यू है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है मेरे अंदर से मोटिवेशन पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए, अपना समय जाया न करते हुए अब अगली पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है? जो फर्स्ट स्टार एटम था वो जो फॉर्म हुआ था 100 मिलियंस ईयर्स के बाद हुआ था। ठीक है, ये तो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और हाँ, मैंने आपको ये भी पहले बता दिया था कि 1920 के अंदर जो एडविन हबल साहब थे, इन्होंने एक एविडेंस प्रोवाइड किया था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, जो एक्सपेंड कर रहा है। जब वो टाइनी बॉल से एक्सप्लोड हुआ वो तब से लेकर अभी तक वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। एक समय के बाद वो एक्सपेंड होना रुक जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि वो कंट्रैक्ट होगा। जैसे एक बैलून होता है, उसमें आप हवा भरेंगे तो क्या होगा, वो फूलता जाएगा फूलता जाएगा जितना उसके अंदर शक्ति होगी। जब शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी प्रकार जब यूनिवर्स, जो हमारी गैलेक्सी है, उसका जो जब तक एक्सपैंड हो रहा है, जब तक उसके अंदर शक्ति है, जब उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी एक्सपैंड होने की, तब वो एक्सपैंड न हो करके वो कंट्रैक्ट होगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो अगले स्लाइड पर एक क्वेश्चन आ गया जो कि आप लोगों को मैं करा देता हूं, जो कि एनडीए के सेकेंड 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस
और थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि वो कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। यहाँ पर पेपर में गलत टाइप किया हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, बिग बैंग थ्योरी होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, और क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं बनते हैं, क्वेश्चन आसान ही बनते हैं। बस आप लोग घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, एनडीए का पेपर है, सीट कम है। आप मुझ पर यकीन करिए, भरोसा करिए, आप पढ़िए। आप एक बार जब एक टॉपिक पढ़ लेंगे, आप उस टॉपिक से क्वेश्चंस करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम हो, आप एक बार यहाँ से पढ़ के देखिए और वहाँ का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड में कि जो हमारी गैलेक्सी है वो गैलेक्सी क्या है। तो सबसे पहले जो गैलेक्सी है एक ह्यूज सिस्टम है कि जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स जो कि डस्ट और गैसेस से बने हैं उसी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं। ठीक, जो हमारा देखिए जो गैलेक्सी है, बहुत सारा गैलेक्सी मिला के हमारा क्या बनता है, यूनिवर्स। और बहुत सारे स्टार्स, प्लेनेट्स, सैटेलाइट्स, डस्ट, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स वगैरह मिला के क्या बनते हैं, हमारी गैलेक्सी बनते हैं। तो अब ये देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो हमारी गैलेक्सी है उसको फ्लोइंग रिवर की तरह लोग इमेजिन करते थे। क्यों? क्योंकि जो गैलेक्सी है वो दिन पे दिन एक्सपैंड होता है। क्या होता है? एक्सपैंड होता है। ठीक, और जो हमारी गैलेक्सी है बहुत सारी गैलेक्सी मिला के एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करती हैं, और बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, बहुत सारे क्लाउड्स, मतलब जिनको नेबुला भी कहते हैं, जो कि डस्ट और गैसेस से फॉर्म्ड होते हैं, वो मिला के गैलेक्सी बनाते हैं। अगर बात की जाए रेडियस ऑफ मिल्की वे की, जो कि जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं और जिस जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं उसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। उस गैलेक्सी के रेडियस की बात करें तो उसका रेडियस है 50,000 लाइट ईयर, और एक लाइट ईयर के बराबर मतलब क्या होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक, और जो हमारी गैलेक्सी है जिसका नाम मिल्की वे है, उस गैलेक्सी का जो शेप है वो क्या है, स्पाइरल है। क्या शेप है? स्पाइरल शेप है। ठीक, और जो हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारे एनडीए एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, जो हमारे गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका शेप क्या है। उसका जो शेप है मैंने आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाया था कि उसका जो शेप है वो कौन सा शेप है, स्पाइरल शेप है। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड में भी एक क्वेश्चन है जो कि एनडीए 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आपके। दोस्तों देखिए जो पहला पॉइंट है उसमें क्या है कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसका जो शेप है वो स्पाइरल है। दोस्तों पहला पॉइंट तो सही हो गया। अगर बात की जाए दूसरे पॉइंट की, जो हमारा सोलर सिस्टम है जो जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर लाई करता है, क्या उस गैलेक्सी का जो आर्म है वो स्पाइरल है? हाँ, तो इसमें जो हमारा दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो लाइट ईयर होता है दोस्तों, एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट पूरे एक साल में लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लाइट। ये जो यूनिट है ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक, और जो कि मैंने आपको बताया था कि एक लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। अगर स्पीड की बात की जाए लाइट की तो जो होता है 3 इंटू
10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें होता है? वैक्यूम में होता है। ठीक, तो दोस्तों अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, आज का जो क्लास है इंट्रोडक्शन का क्लास है। तो दोस्तों जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने सब कुछ आपको बेसिक से पढ़ाया है, लेकिन जो भी पढ़ाया है इसमें से क्वेश्चन आया है। और जो मैं इतना गारंटी कह रहा हूं कि आप एक बार हमसे पढ़िए और आप पढ़ के देखिए, किसी भी एग्जाम को आप दीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन न बने तो आके आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आप मेरे कमेंट के अंदर स्पैम कर दीजिएगा कि जो सर आपने पढ़ाया उसमें से तो क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक, तो बच्चों चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगला स्लाइड है, ये जो कि क्वेश्चन आ चुका है कि जो लाइट ईयर है उसका मतलब क्या है। लाइट ईयर मीन्स, तो लाइट ईयर का जो मतलब क्या होता है कि पहला ऑप्शन पढ़िए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए लाइट इन ए 1 ईयर। दोस्तों पहला ऑप्शन पढ़ते ही टिक मत मारिएगा, एक बार अगला ऑप्शन भी पढ़िएगा, ए मेजरमेंट ऑफ ईयर। दोस्तों ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये ईयर का मेजरमेंट थोड़ी है, ये तो डिस्टेंस का मेजरमेंट है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द अर्थ एंड द सन, कि जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है उसे लाइट ईयर कहते हैं। नहीं, तो मैंने पिछले डिफिनेशन में क्या पढ़ाया था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए लाइट इन ए ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो मतलब क्या, हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब आइए चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो जो हमारा अगला स्लाइड है वो उसमें क्या है कि जो हमारा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको बताया था 1 लाइट ईयर इक्वल टू बताया था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिए हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और आपको कंफ्यूज करता है। इसी में अभी तो चलिए जो ये क्वेश्चन है, मैंने इसमें कहीं एक जगह 15 होना चाहिए था, मान लीजिए अगर यहाँ पे 15 होता और साथ में किलोमीटर होता तो बहुत सारे बच्चे उसको टिक करके आ जाते हैं, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, उसको उस क्वेश्चन को गलत कर देता। क्यों? क्योंकि अगर 10⁻15 होगा तो यहाँ पर किलोमीटर न होकर के क्या होगा, मीटर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे किलोमीटर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 10⁻12 होगा। दोस्तों ये बात अब जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब बातें छोटी छोटी हैं जो कि आसान क्वेश्चन को भी गलत कर देती हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड में। तो जो अगला स्लाइड है इसमें क्या है कि द ए लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ मेजर ऑफ। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर ईयर भी लिखा हुआ है, 2017 के सेकेंड वाले पेपर में आया हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आसानी से, ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस। ठीक, चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन था 2017 में सेकेंड में आया, ये 2018 के फर्स्ट में आया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो लाइट ईयर है ये किसका मेजरमेंट है। तो जो ये मेजरमेंट है, क्या एज ऑफ यूनिवर्स का मेजरमेंट है? नहीं। वेरी हाई टेम्परेचर का है? नहीं। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल का है? नहीं। तो किसका मेजरमेंट है? वेरी लार्ज डिस्टेंस का ये मेजरमेंट है। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए दोस्तों जो लाइट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ये लगभग हर साल पूछता है। देखिए अभी यहाँ पर देखिए 2017 में पूछा, 18 में पूछा और 19 में पूछा। तो चलिए अब 20 में तो नहीं पूछा होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो भी देख के कंफर्म कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि जो लाइट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज डिस्टेंस में पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी और मैंने एक बार क्या हुआ कि मैंने एक बार सब कुछ रिकॉर्ड किया, तो वो वाली जो वीडियो थी वो मेरे से गलती से डिलीट हो गई। तो दोस्तों मेरे आज गले में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज पहली क्लास है। तो दोस्तों लगातार इतना बोलने से क्या हुआ ना कि दर्द हो रहा है। तो मैं आज का पहला क्लास है तो मैं आज इतने पे खत्म करूंगा, लेकिन हाँ जो अगली क्लास होगी उसको मैं लंबा खींचूंगा और जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा जितना टाइम मैंने बोला है। आप घबराइएगा मत। ठीक, तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ज्योग्राफी है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। ठीक, अब जो अगला स्लाइड है, इसको ज्योग्राफी वर्ड को जिसने अडॉप्ट किया था, और उसी को हम क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी और फादर ऑफ जियोडेसी, जो कि इनका नाम है इरेटोस्थनीस। और इन्होंने अपना बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, ज्योग्राफी का। ठीक, और इन्होंने ही अर्थ के टिल्टेशन और अर्थ के सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट किया था। और जब इन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि जो अर्थ का सरकमफ्रेंस है, जो कि इक्वेटर पे है और पोलर पे, वो दोनों अलग अलग हैं। जो इक्वेटर का सरकमफ्रेंस है वो ज्यादा है, और पोल का जो सरकमफ्रेंस है वो कम है। और जो इक्वेटर का सरकमफ्रेंस है वो 40075 किलोमीटर है, और जो पोल का जो इक्वेटर का सरकमफ्रेंस है वो 40075 किलोमीटर है, और जो पोल का सरकमफ्रेंस है वो 4007 किलोमीटर है। ठीक, और अगर बात करते हैं अगले स्लाइड की, तो अगला स्लाइड पे क्वेश्चन था, और उसके अगले स्लाइड की बात करते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, हिकेटस है। कौन है, हिकेटस। अगर बात की जाए, इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था, गैस पीरियड। अगर बात की जाए, जिन्होंने सबसे पहले मैप ड्रॉ किया था उनका नाम क्या था, एनेक्सीमेंडर। और जिसने ज्योग्राफी नाम के बुक को लिखा था उसका नाम था स्ट्रैबो। और जिसने इंडिया के मैप को सबसे पहले बनाया था उसका नाम था एनवलाई। और जिसने इंडिया के मैप को वर्ल्ड के मैप पे प्रेजेंट किया था उसका नाम क्या था, टॉलमी। ठीक, तो अब अगले स्लाइड पे चलेंगे, तो इसमें क्या था, ज्योग्राफी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। और उसके अगले स्लाइड में क्या था कि जो हमारा यूनिवर्स है उसको हम ग्रीक में क्या कहते हैं, कॉस्मो, और उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। ठीक, और जो इसके फादर है, जो फादर ऑफ यूनिवर्स है उनका नाम क्या है, आचार्य कपिल। और जो इसका एज है, ये कब फॉर्म हुआ था, तो 13.7 बिलियन ईयर ये को फॉर्म हुआ था। और इसके जो रिलेटेड सुटेबल थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है, और इसको जिसने दिया था उसका नाम जॉर्ज लेमेट्री है, जो कि एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, प्रीस्ट एंड जो और क्या थे, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगला स्लाइड क्या है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, जो कि बताता है कि एक टाइनी प्राइमोर्डियल एटम से एक्सप्लोड हुआ था, और एक्सप्लोड होने के 3 मिनट बाद पहला एटम फॉर्म हुआ था। और 100 मिलियंस ईयर्स बाद जो हमारा स्टार एटम फॉर्म हुआ था। और 3 लाख ईयर के बाद क्या हुआ था कि जो टेम्परेचर ड्रॉप्ड होके 4500 केल्विन तक आ गया था। और क्या हुआ था कि हाँ, एडविन हम्बल ने अपने थ्योरी में बताया था 1920 के अंदर कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड हो रहा है, और एक समय के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भी होने लगेगा। और उसके बाद बात करेंगे गैलेक्सी की, तो जो गैलेक्सी है ये ह्यूज सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स और क्लाउड्स और प्लेनेट रहते हैं, जो कि डस्ट और गैसेस से फॉर्म हुए हैं। और जो ये गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक, और जो बहुत सारे स्टार्स हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं जो कि मिलके एक गैलेक्सी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का जो रेडियस है वो 50,000 लाइट ईयर है। और एक लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक, अगर 1 किलोमीटर में हो जाए तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक, और हमारे जो गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सीज है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो अगले स्लाइड तो क्वेश्चन है, और उसके आगे देखते हैं कि जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर में क्या बताया गया है कि जो लाइट ईयर है ये डिस्टेंस नापने का मेजरमेंट है। ठीक, ये डिस्टेंस नापने का यूनिट है। और लाइट ईयर का जो डिफिनेशन है वो क्या है कि लाइट ईयर मतलब है जो डिस्टेंस एक लाइट ट्रेवल करता है एक पूरे साल में, उसी डिस्टेंस को हम लाइट ईयर का नाम देते हैं। ठीक, और जो लाइट ईयर है उसमें क्या होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 5 मीटर लाइट ईयर का मेजरमेंट होता है। और लाइट की स्पीड की बात की जाए तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, दोस्तों जितना मैंने पढ़ाया है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक दोस्तों, अब आप एक काम करिएगा, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप इस क्लास के कमेंट में
अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको बेकार लगा होगा, जो कमी होगी आप उस कमी को बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आज के क्लास में पूरा बेस्ट दिया है और मैं ऐसे ही बेस्ट दूंगा। और हर एक सब टॉपिक या टॉपिक खत्म होने के बाद उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आ चुके हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की आज की क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले क्लास में। जो हमारी अगली क्लास होगी वो कब होगी? 4 अक्टूबर को क्लास होगी। ठीक, तो देखिए दोस्तों मैं आज आपको स्लाइड भी बता, मतलब आपको आज टाइम टेबल भी बता देता हूँ, शेड्यूल। जो हमारी क्लास होगी, एक क्लास होगी मंडे को, फिर ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी, आप उसको रिविजन करिएगा। फिर जो क्लास होगी वेडनेसडे को होगी, फिर थर्सडे को ना होकर के फ्राइडे को होगी, फिर सैटरडे को क्या होगा, क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं एक बार सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कराऊंगा जो मैंने पढ़ाया है। ठीक, और जो भी आपको डाउट होगा, आप जो आपके डाउट होंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के, सैटरडे के क्लास में आपके मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा। आप दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और क्लास अच्छे से पढ़ाने के लिए, ताकि मैं जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो मैं आपके लिए 6 के 6 दिन क्लास चलाऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं साइंस का टीचर ला दूं और बेहतरीन टीचर लाऊंगा। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कोई भी टीचर ला दूं, एक बेहतरीन टीचर की तलाश करके मैं सब पता करके आपके लिए टीचर लाऊंगा, जिससे कि आपके पढ़ने के बाद आपका दिल खुश हो जाए। ठीक, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका जो क्लास है कुछ दिन बाद लाइव लेना चालू करूं। उसके लिए पहले आप बच्चे इकट्ठा करिए, ताकि जब मैं लाइव क्लास हो, ज्यादा मैं बच्चों की डिमांड नहीं करूंगा, मुझे कम बच्चे ही चाहिए जो पढ़ने वाले हों। मुझे 50 बच्चे भी मिल जाएं उतना काफी है मुझे। मैं 50 बच्चों के लिए ही लाइव में आके पढ़ा दूंगा, और जिस टाइम बोलेंगे मैं उस टाइम आपके लिए क्लास ला दूंगा। सुबह बोलेंगे सुबह, शाम को बोलेंगे शाम को। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा टाइम आपका जाया ना करते हुए वीडियो को आप यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।